हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट किया था और थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स को हम कर रहे थे। बचे हुए दो पार्ट को हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो आपको कह रहा है फिफ्थ पार्ट है ये कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें अगर आप दोनों में 2 को ऐड करेंगे तब वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना कि मेरा जो न्यूमरेटर है अगर मैं उसको 7 बोल दूं तो 7 + 2 9 हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर इसी तरीके से डिनोमिनेटर है उसको 9 बोल दूं तो 9 + 2 11 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन है। और एक और कंडीशन आपको गिवन रहेगी कि इफ 3 is added to both ratios become 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कराना है। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कुछ पार्ट को। तो लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं हम कि फ्रैक्शन पे बात हो रही है। लेट अस अज्यूम द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन को ही हम अज्यूम कर लेते हैं x/y। यही तो होता है आपका फ्रैक्शन। यानी कि आपने अज्यूम क्या किया, आपने न्यूमरेटर को x अज्यूम किया है और डिनोमिनेटर को y अज्यूम किया है। उसके बाद आप अपनी फर्स्ट कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। इफ 2 is added to both numerator and denominator, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने 2 को ऐड किया, तब उस फंक्शन फ्रैक्शन का वैल्यू होगा 9/11। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। अभी एग्जैक्टली लीनियर फॉर्म बनी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ दोनों का। तो मैंने x + 2 को मल्टीप्लाई किया 11 से, तो 11 × x + 2, और बिल्कुल इसी तरीके से 9 को मल्टीप्लाई किया y + 2 से। अब मेरे पास कुछ लीनियर फॉर्म बनने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि 11x + 22, और आपका राइट हैंड साइड में बनेगा 9y + 18। तो आप सभी को अगर एक साइड में लेके आ जाएंगे तो आपकी बनेगी 11x - 9y, और यहाँ पे 22 - 18, इट वुड बी प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये लीनियर फॉर्म है आपके पास दो वेरिएबल x और y के अंदर। चलिए, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन को भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड कंडीशन इसी तरीके से बोलती है कि अगर 2 की जगह 3 को ऐड करेंगे आप बोथ में, यानी न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड किया, तो आप देखेंगे आपका फ्रैक्शन जो बन जाएगा, उसका उसने बोल रखा है फ्रैक्शन आपका बन जाएगा 5/6। तो इसी तरीके का ये स्टेटमेंट था। इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y + 3 से। अब इसको मल्टीप्लिकेशन खोल देंगे तो हमें मिलेगा 6x + 18 इज इक्वल्स टू 5y + 15। और अब हम अगर एक ही साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ जाएगा 6x - 5y, यहाँ पे 18 - 15 + 3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन में आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बनी इन सबको सॉल्व करने के बाद। और अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि वही हम पढ़ रहे हैं। तो मैं दो मेरी जो फॉर्म है उनको लिख लेता हूं। फर्स्ट है मेरे पास 11x - 9y + 4 इक्वल्स टू 0। ये मेरी पहली लीनियर इक्वेशन है। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन मेरे पास नीचे आ जाती है। सेकेंड लीनियर इक्वेशन मेरे पास है 6x - 5y + 3 इक्वल्स टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको लगाना है तो एक ही तरीका है, किसी भी एक इक्वेशन को आप पहले पकड़ लीजिए और किसी भी एक वेरिएबल को आप कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए, मैं सेकंड इक्वेशन से निकालता हूं। तो मैं सेकंड इक्वेशन को देखूंगा तो मैं x को चाहता हूं मैं x की फॉर्म बना लूं y में। तो 6x वुड बी इक्वल्स टू 5y, अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है, और 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x के कोफिशिएंट को भी उधर भेजूं तो डिवाइड में आ जाएगा। दैट मींस x वुड बी इक्वल्स टू 5y - 3 डिवाइड बाय 6। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अगले स्टेप में आपको लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, क्योंकि आपने इक्वेशन 2 को अभी यूज किया है तो दोबारा उसी के अंदर x की वैल्यू पुट नहीं करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे तो 11 तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में है ही, और x की वैल्यू आएगी दिस -9y + 4 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन थी। अब आप देख सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन बनने वाली है सिंगल वेरिएबल यानी कि y में। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 6 को एलसीएम ले सकते हैं।
अगर आप 6 को पूरा एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला फ्रैक्शन आपका एज इट इज आएगा। मैं मल्टीप्लिकेशन अंदर इसी स्टेप में खोल देता हूँ। 11 इंटू 5 इज 55y माइनस 33। यहां पे देखेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई होगी 9 6 आर 54 माइनस 54y। और आगे देखेंगे तो यहां भी 4 की 6 से मल्टीप्लाई होगी प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो 6 को अगर आप वहां भेजेंगे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 0 ही आएगा, यानी कि आपका ये पूरा इक्वेशन वुड बी इक्वल टू 0। अगर इसको भी मैं देखूं तो 55y माइनस 54y इज y, यहाँ पे कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है 33, लेकिन माइनस का प्लस 24, तो 24 माइनस 33 आपके पास आ जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज आपके पास y की वैल्यू आ जाती है y इक्वल टू 9। y की वैल्यू को उठा के आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। आप 1 और 2 में भी y की वैल्यू पुट करके x ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो मैं y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करता हूं। x वुड बी इक्वल्स टू 5 इंटू y की वैल्यू है 9 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 6। तो 5 9s आर 45, 45 माइनस 2 इज 42, 42 डिवाइड बाय 6 इज 7। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 7 और y की वैल्यू आ जाती है 9। तो यही आपका फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन को आप देखेंगे तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से फिफ्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 आपको बोलता है कि जेकब और उसके बेटे के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। ऐसा क्वेश्चन हमने आफ्ताब और उसकी डॉटर का भी किया था एग्जांपल्स में। तो जेकब कहता है अपने बेटे से कि 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब क्या है बच्चों? अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हेंस का मतलब ऐसे फ्यूचर में है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आपको स्टेटमेंट में पढ़ना है एज ऑफ जेकब विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस। तो जो जेकब बात कर रहा है वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में 3 साल बाद 5 साल बाद जो उसकी बेटे की एज होगी उसका 3 टाइम्स एज होगा जेकब का। तो 5 साल बाद की बात है। बिल्कुल इसी तरीके से 5 years ago यानी कि आज से 5 साल पहले, पास्ट की बात है, जेकब वॉज पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि पास्ट की बात हो रही है। 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, यानी कि सन की एज का 3 टाइम्स होगा 5 साल बाद, और 5 साल पहले सन की एज का 7 टाइम्स था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रेजेंट एज को अज्यूम करना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज x and his son is y। तो ये आपको प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेनी है। उसके बाद आपको 5 ईयर हेंस वाले स्टेटमेंट को पकड़ना है। 5 साल बाद में आप देख सकते हैं कि जेकब के बेटे की एज होगी y प्लस 5 और इसी तरीके से जेकब की एज होगी x प्लस 5। फिर आपको स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अगर सन की एज y प्लस 5 का मैं 3 टाइम्स कर दूं तो वो जेकब की उस टाइम की एज होगी, यानी कि उस टाइम की एज x प्लस 5 को इक्वेट करना है बेटे की एज उस टाइम की y प्लस 5 इंटू 3 से। अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, आप देखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो यहां से अगर थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व कर लिया, y को आप इस साइड लेके आ जाएंगे, x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को रीड करेंगे, यानी कि 5 इयर्स अगो वाली, तो 5 इयर्स अगो जेकब की एज कितनी होगी? आज अगर एज x है तो 5 इयर्स अगो उसकी होगी x माइनस 5 और उसके बेटे की होगी y माइनस 5। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंडीशन हमें कहता है कि बच्चे की एज का 7 टाइम करना है, इसका 7 टाइम करना है, वो इक्वल होगा जेकब की 5 साल पहले की एज का। तो इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन बनने जा रही है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35 इम्प्लाइज आपके पास दूसरी इक्वेशन बनने के लिए आ गई है। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो x माइनस 7y माइनस 35 का प्लस 35 माइनस 5 इज प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन रेडी होगी। 2 इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके फॉर्म निकाल लीजिए। चलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करता हूं और x की फॉर्म निकालने की कोशिश करता हूं। तो x वुड बी, अगर मैं बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दूं तो इट वुड बी 3y प्लस 10। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 3rd। और अब मुझे इसको सब्स्टिट्यूट ही करवाना है। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन
2, क्योंकि इक्वेशन 1 को तो यूज करके हमने अभी अभी x की फॉर्म बनाई ही है, तो इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू डाल देते हैं, विच इज 3y + 10 - 7y + 30 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आप देखेंगे कि अगर 3y - 7y कर दूंगा तो -4y आएगा, तो मैं उस तरफ भेज देता हूं उसको, तो मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो 4y और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 10 + 30 इट्स 40, implies y would be equals to 40 divided by 4, it comes 10। यानी कि जेकब के सन की एज आ गई है 10। जेकब की एज निकालनी है तो y की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन भी इजी रहे। तो x would be equals to 3 into y is 10, 3 into 10 plus 10, 3 into 10 is 30, 30 plus 10 is 40। तो जेकब की एज आ जाती है आपके पास 40। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 भी हमारे पास खत्म होती है। चलिए अगले वाले सेक्शन को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, हम अलजेब्रिक मेथड्स को सीख रहे हैं किन्हीं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और अलजेब्रिक मेथड में पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया। अगला मेथड इसमें आता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि मोस्ट पॉपुलर भी है। तो एलिमिनेशन मेथड को अगर सीखना है तो मैं आपको इसको रिलेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में आप पहले ये देखिए कि आप सॉल्व किसे कर रहे हैं। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन आपके पास होती है, मैं उन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी जो होगी उसके कोफिशिएंट को ही चेंज करना है, वेरिएबल तो दोनों में सेम ही रहते हैं x और y, तो a2x + b2y प्लस कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है, c2 = 0। ये मेरे पास एक पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम सीखते हुए आ रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को पकड़ते हैं, किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में, ताकि हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आए वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में बचे। तो बच्चों, मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन हो और एक ही वेरिएबल हो तो उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का पर्पस भी हमारा वही था। तो उसी चीज को यूज करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड में भी। हम कोशिश करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को किसी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए। बच्चों, एक बात ध्यान से देखिए कि दोनों लीनियर इक्वेशन में, अगर पूरी लीनियर इक्वेशन में आप किसी भी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने जब ग्राफिकल मेथड किया था तो आपके पास कुछ एग्जांपल ऐसे आ रहे थे, जैसे 3x + 4y + 6 = 0, एक ही इक्वेशन थी, और आप देख रहे थे कि इसी इक्वेशन में किसी एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बनी 6x + 8y + 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन को जब हम प्लॉट करवा रहे थे तो वो कोइंसिडेंट हो रही थी, यानी कि एक ही लाइन की दोनों इक्वेशन है। तो एक बात हमें समझ में आती है कि लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसमें किसी भी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवा दे तो उस लीनियर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक प्रॉपर्टी हमें ये पता लगी कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। करना क्या है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट कीजिए जिसे आप एलिमिनेट करवाना चाहते हैं। आप चाहें तो x को कर लीजिए, आप चाहे तो y को कर लीजिए, कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ता है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे x को एलिमिनेट करके बताता हूँ एक बार। तो अगर आप चाहते हैं कि x दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट हो जाए, तो आपको करना यह है कि जैसे सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर देना है इस कोएफिशिएंट से, और बिल्कुल इसी तरीके से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है दूसरी इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से। तो जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करवाना चाहते हैं, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है दूसरी इक्वेशन से, पूरी की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक टर्म से नहीं करेंगे। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या बनता है, फर्स्ट वाला जो मल्टीप्लिकेशन अंदर करना है सब में, तो फर्स्ट टर्म बनेगा a1 a2x + a2 b1y + a2 c1 = 0। ये इक्वेशन अभी वैसी ही है, क्योंकि किसी भी कोएफिशिएंट का आप मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन मेरे पास बन जाती है a1 a2x + a1 b2y + a1 c2 = 0।
अब आप देखिए कि ये दो इक्वेशन मेरे पास नई तैयार हो गई है, इन दोनों को अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, आप देखेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, अगर यहाँ कोई माइनस का होता तो वो प्लस का हो जाता। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब मैं इसको लिखूंगा तो आप देखेंगे कि x की टर्म एलिमिनेट हो गई है, और इसीलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है। आपने एक वेरिएबल वाली टर्म को तो एलिमिनेट ही कर दिया, यानी कि अब जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वो y की टर्म में आ रही है, यानी कि y अगर मैं कांस्टेंट कॉमन ले लेता हूं दोनों में से तो बनेगा y इक्वल्स टू a2b1 माइनस a1b2 प्लस a2c1 माइनस a1c2 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन बनी है आपके पास, ये एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। इसको सॉल्व करना आपने सब्स्टिट्यूशन में भी किया था। y की अगर वैल्यू में इससे निकाल के लेके चला जाता हूं तो मैं y की वैल्यू इन ओरिजिनल दो इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल के लेके आ सकता हूं। तो ये एक समरी है एलिमिनेशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इंस्पायर्ड है और करना यही है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आप जिसे चाहे एलिमिनेट कर दीजिए। तो बच्चों थ्योरी पार्ट यहीं पे एलिमिनेशन मेथड का खत्म करेंगे, कुछ वैल्यूज के साथ हम एग्जांपल करेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।